Okay, so let us start the topic. So it is Ampere's circuit law which we are discussing today. So what Ampere's circuit law says, the basic, or we can say the general idea is that it plays almost, I'm saying almost, it is not the exact replica of what I am talking about, Gauss law. It's just very similar to the role of Gauss law in case of electrostatics. So is the role of Ampere's circuit law in magnetic field or magnetism. तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक इफेक्ट है और यू कैन से एक एनर्जी है ड्यू टू अ मूविंग चार्ज. व्हेनेवर चार्ज मूव्स इट विल ऑलवेज बी देयर अराउंड दैट चार्ज, राइट. सो एम्पियर्स सर्किट लॉ binds or we can say relates the magnetic field which current produces with the current itself. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, उन दोनों को ये रिलेट करता है, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट. Okay, so Ampere's circuit law talks about a closed, the magnetic field, total magnetic field around a closed loop. This closed loop, it may be of any shape, irregular or irregular shape, right? So the total magnetic field which Ampere's circuit law finds, it talks about it through the line integral of the magnetic field. ठीक वैसे ही जैसे गॉस लॉ को डिफाइन करते हुए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने के बारे में बात करी थी, ठीक है. लेकिन वो लाइन इंटीग्रल कैसा होगा? क्लोज्ड, बिकॉज जो लूप जिसके थ्रू हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो लूप कैसी है, ऑलरेडी उसके नाम से सुजेस्ट हो रहा है, लूप इट इज ए क्लोज्ड लाइन, ठीक है. अब ये लाइन करंट की नहीं है, इट इज एनी काइंड ऑफ लाइन, ठीक है. जस्ट लाइक हेयर इट इज द, इसको डिफाइन करने से पहले जरा सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, या यूँ मान लीजिए करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड कोई भी लूप हम इस तरह से मान सकते हैं. इट मे बी ऑफ अ रेगुलर शेप और इट मे बी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, दैट डज नॉट मैटर, द लूप शुड बी क्लोज्ड. एंड दैट लूप मस्ट एनक्लोज सम चार्ज. अब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज करने का मीनिंग क्या है कि इस लूप में से कुछ ना कुछ करंट जो है वो थ्रो क्रॉस होना चाहिए. मैं फ्लो नहीं वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा. इस लूप के जो एरिया है, जो एरिया ये एनक्लोज कर रही है, उसमें से कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास होना चाहिए, ठीक है. Means the current should cross the loop. This is the more crisp word for this situation. So the current should cross the loop, right? So whenever we have such kind of loop, any arbitrary loop or regular shape or irregular shape, it will be enclosing some current. Due to this current, there will be magnetic field over that loop. ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर कोई करंट होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस लूप के ऊपर जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक गिवन लूप में कितनी है, एम्पियर सर्किट लॉ उसी के बारे में बात करता है. और सीधे तौर पर एम्पियर सर्किट लॉ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस टोटल लेंथ ऑफ द लूप में, उसको ये सीधा रिलेट करता है जो इस लूप के अंदर से करंट क्रॉस करेगा, सिर्फ उसके साथ. दिस इज ए रीजन लेंथ जस्ट, राइट. करंट सिर्फ यहाँ है जो इसके अंदर से इस तरह से क्रॉस कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ, ये कैसे रिलेट करता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट, कुछ भी आप वर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं. दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व, या इस तरह से बात कर लीजिए कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड कर्व, दिस टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड कर्व, इट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया विच इज़ बाउंडेड और एनक्लोज्ड बाय दैट लूप. उस टोटल एरिया में से, हालांकि एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब इस यहाँ पे एरिया वर्ड यूज़ करने का मीनिंग ये है कि इसके अंदर से करंट जो है वो क्रॉस करना चाहिए. वही वर्ड यहाँ पे थ्रेडिंग वर्ड का मीनिंग है, ये वर्ड. सो इट इज़ द थ्रेडिंग मीन्स द करंट विच इज़ क्रॉसिंग द लूप, राइट. तो यहाँ पे एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? जस्ट करंट जो कि उसमें से फ्लो कर रहा है. और एक और चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नेट करंट के बारे में बात हो रही है. सो देयर मे बी एनी नंबर ऑफ करंट्स विच आर क्रॉसिंग थ्रू दिस लूप और थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप. सो हेयर वी टॉक अबाउट ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है सीधे तौर के ऊपर किसके बराबर होगी? म्यू नॉट टाइम्स द नेट वैल्यू ऑफ करंट, राइट. तो अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ करंट्स हैं तो सिंपली नेट करंट फाइंड आउट करने के लिए हम सभी को ऐड कर देते हैं ऑब्वियसली. और अगर एक से ज़्यादा करंट जो है वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उनके जो साइन है उनको साथ में रखते हुए हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं, विच एम्पियर्स लॉ सेज.
अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या चीज़ है, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। म्यू नॉट हमने पहले भी जब हमने बायो-सैवर्ट लॉ डिफाइन किया था तो वहाँ हमने जाना था म्यू नॉट क्या है, ये मीडियम की परमेबिलिटी है जिसमें कि ये जो लूप है रखा गया कौन से मीडियम में है, एयर में है, वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, या किसी और मटेरियल मीडियम में है, वाटर में है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, किस तरह के मीडियम में है, तो उसकी एक कांस्टेंट है, एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है। एक तरह से ये रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं इसको, दिस इज द रेजिस्टेंस which opposes the magnetic field in the region itself, right? It is the resistance of the medium towards the magnetic field. तो एक तरह से इसके बराबर ये होता है। ठीक है। So the line integral of magnetic field over a closed curve, it is equal to mu naught times the net current threading or crossing through the curve. Simply आप यहाँ पे through the area के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, तो आप सिंपली इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, थ्रेडिंग या क्रॉसिंग थ्रू द कर्व। सिंपली मैथमेटिकली दिस इज द एम्पियर सर्किट लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज कर्व, वी राइट इट एज जस्ट दिस। हम इसको सिर्फ लाइन इंटीग्रल लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये कर्व जो है क्लोज्ड है तो इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल, इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्कल बताता है कि ये जो लेंथ है कर्व जो भी है, इट इज़ ए क्लोज्ड लेंथ, राइट। सो दिस इज व्हाट एम्पियर सर्किट लॉ सेज। तो जैसे गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता है, उसी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करता है ओवर ए क्लोज्ड लूप। एंड दिस टोटल मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट लूप, वेयर I is the total current. So if there is a number of currents, then we simply find the algebraic sum of all the currents crossing that area. तो आपने इस डायग्राम को ध्यान में रखना है। तो ये एक से ज़्यादा लूप यहाँ पे ड्रॉ करी गई हैं, कोई एक लूप आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी लूप। हमने सिर्फ यहाँ से ये ऑब्जर्व करना है कि उसमें से करंट कितना क्रॉस करता है, दैट्स ऑल। और ये हर एक लूप को, बिकॉज दिस इज द एम्पियर सर्किट लॉ वी आर डिस्कसिंग हियर, सो इट इज कॉल्ड द लूप अराउंड द करंट इट इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप, एंड दिस करंट इज द नेट करंट। वो सिंगल करंट भी हो सकता है, मल्टीपल करंट भी हो सकता है। और अगर फ्लेमिंग के नॉट फ्लेमिंग बस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलेटिंग अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है ये तो हमने बात कर ली, लेकिन हम इसकी सच्चाई को भी सबसे पहले जज करना चाहते हैं कि ये कितना ट्रू है। तो जैसा ये कहता है वैसा हम करके देखते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू प्रूव द एम्पियर सर्किट लॉ फॉर फर्स्ट केस विच वी टेक एज सर्कुलर लूप ले लेते हैं। कोई सर्कुलर लूप, इट इज़ ए रेगुलर शेप, राइट। रेगुलर शेप हुई कि अगर करंट इसके सेंटर में से पास होगा, so that current is perpendicular to the plane of this circular loop, then the distance of every point on the circular loop, it will be same from this current carrying conductor. So that is what we mean by regular shape. जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो सभी तरह के क्लोज लूप के लिए वर्क करता है, सभी किसी के लिए भी अप्लाई हम वहाँ पे उसको कर सकते हैं। किसी भी तरह का वो लूप हो सकता है, रेगुलर शेप का हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी शेप का हो सकता है, इरेगुलर शेप का जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सबके लिए वैलिड है, तो दोनों के लिए प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई रेगुलर शेप की लूप है तो यहाँ पे बिगिन करना है हमने, जो चीज़ हमने कंसीडर करी है सबसे पहले हम उस चीज़ को अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं दैट देयर इज सम करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू विच सम करंट आई इज फ्लोइंग। यहाँ पे इसको कैपिटल आई अज्यूम करिएगा क्योंकि वही सिंबल मैंने आगे यूज़ किया है। सो देयर इज सम कंडक्टर विच इज़ कैरिंग सम करंट, तो इसके आसपास कोई आर्बिट्रेरी लूप हम मान लेते हैं विच इज ऑफ सर्कुलर इन शेप, विच इज सर्कुलर इन शेप, सो दैट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर passes थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड लूप इज ऑफ रेडियस r, राइट। तो ओवर दिस लूप देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये सर्कुलर लूप है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है सेंटर के ऊपर है और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सर्कुलर लूप के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम मिलेगी, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कुलर लूप इट एट द सेम डिस्टेंस विच इज द रेडियस। डिस्टेंस कितना है हर एक पॉइंट का, रेडियस, ठीक है। एंड दिस लूप इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप एज वी डिस्कस्ड अबव। ओके, सो दिस इज द करंट। सो लेट अस ट्राई टू बिगिन। तो हमें चेक करना है ये कि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू,
अगर म्यू नॉट आई के बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो सही है। ओके, सो टू बिगिन विथ दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सर्कुलर लूप का एक एलिमेंट्री पोर्शन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। दिस एलिमेंट्री पोर्शन इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ और इसको हम नाम दे देते हैं डी एल, राइट। द डायरेक्शन ऑफ डी एल इज टेकन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हेयर ओवर द लूप। याद रखिए, जो लूप ये जो डी एल लेंथ एलिमेंट हम ले रहे हैं, ये लूप की लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड का। इस पार्टिकुलर केस में अगर इस लूप की बात की जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और डी एल यानी कि इस लूप की लेंथ, दे आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द टर्म विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये कैलकुलेट करके हमें राइट हैंड साइड के बराबर मिल जाती है, देन दैट मीन्स एम्पियर सर्किट लॉ इज ट्रू। तो शुरू करते हैं। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम इसका कंसीडर करते हैं। एक तरह से ये टोटल लाइन इंटीग्रल क्या बता रहा है, पूरा जो सर्कुलर लूप है उसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट से शुरू करेंगे। इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर किया विच इज ऑफ कोर्स एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड डी एल जो लेंथ एलिमेंट है वो भी उसी के अलॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। डी एल लेंथ हम मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही कंसीडर करते हैं, प्रोवाइडेड द कंडक्टर करंट इज थ्रेडिंग थ्रू द लूप इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट लूप। ओके, तो इस पार्टिकुलर केस में द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज closed line integral of magnetic field over length dl. So it is line integral b dot dl. Of course b the magnetic field a vector quantity, dl is the again vector quantity and dot यहाँ पे vector जो vectors हैं उनका scalar product रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये दोनों vector quantities हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इसकी वेक्टर फॉर्म है तो इसको हम मैग्नीट्यूड में किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल। अब यहाँ पे ये जो डॉट है ये इससे डिफरेंट है। ये डॉट जो है दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, सिंपल, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, डी एल इस लाइन के अलॉन्ग है, लूप के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे डी एल लेंथ एलिमेंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, राइट हैंड थंब रूल से अगर आप इसको करते हैं जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो डी एल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लेंथ एलिमेंट इट विल बी अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, सो दैट मीन्स एंगल बिटवीन बोथ बी एंड डी एल इट इज 0. सो whenever we substitute the angle to be 0 we get cos 0 to be 1. तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जो cos थीटा है ये 1 होके रह जाएगा। तो हमारे पास उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बचेगी, इट इज गिवन बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b इंटू डी एल। ये इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्योंकि इस तरह की जितनी भी लूप होंगी सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हर लेंथ एलिमेंट के ऊपर, ऐसी हर एक लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो इस सर्कुलर लूप के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड सब लूप के ऊपर जो है कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब दिस कैन बी टेकन आउट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन which is the rule for integration. तो b we take it to be out of sign of integration, so inside we are left with only this term. तो अब ये टर्म जो है ये क्या सुजेस्ट कर रही है, हमने इस तरह की और कई सिचुएशंस डिस्कस करी हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हरी अप प्लीज। ये क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस टर्म, दिस। सौरभ, आई एम नॉट ऑडिबल। ज़रा एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं सुन पा रहे हैं बच्चे। बबली बेटा अपना इंटरनेट चेक करो इफ़ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। आप चाहें तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अगर वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, अदरवाइज अदर्स आर लिसनिंग।
Ria is saying that it is the magnetic field for small part. Okay, length of the loop. Saurabh, that is correct. अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ना B, मैं बात कर रहा हूँ कि ये टर्म, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच लेंथ एलिमेंट्स. तो इस तरह के सभी लेंथ एलिमेंट्स को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहने का मतलब वो क्या बना के देंगे हमें? टोटल लेंथ ऑफ द लूप विच वी हैव कंसिडर्ड. सो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लूप. दिस टर्म सिंपली मल्टीप्लाई सिग्निफाइज. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं. वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी रख देते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट डिस्टेंस r के ऊपर कितनी होती है? कैलकुलेट करके वो हमें मिलती है इसके बराबर, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr. ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे. हालांकि आप इसको म्यू नॉट अपॉन 4π की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब म्यू नॉट अपॉन 4π से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2π से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, राइट. तो कुल मिलाकर आपके पास बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर, dl के ऊपर, वो इतनी मिलेगी. या इस तरह के कोई भी लेंथ एलिमेंट होगा उसके ऊपर इतनी ही मिलेगी. तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. और इसकी जो वैल्यू है वो है 2πr, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टोटल लेंथ ऑफ द लूप. तो लूप जो कि सर्कुलर है तो टोटल लेंथ ऑफ द लूप क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप विच इज़ 2πr. तो दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपनी कॉपी के ऊपर आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ सामने स्क्रीन के ऊपर देखना काफ़ी नहीं है, फटाफट आप लिखते भी जाइए. इट विल मेक योर लर्निंग इवन बेटर. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, म्यू नॉट I अपॉन 2πr. और जो ये टर्म है इनसाइड दिस इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द लूप. इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच लेंथ एलिमेंट्स. So integration of all such length elements is equal to the total length of the loop, which is nothing but the circumference of the loop in present case. So it is 2πr. यहाँ पे ये closed का सिंबल आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये जो हम सॉल्व कर रहे थे ये इक्वेशन जो कि इसके बराबर आ रही थी, अब b और ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर कितना मिल गया हमें? ये b और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू ये रही. आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाई दिस टोटल लेंथ ऑफ द लूप विच इज़ 2πr. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड बचेगा सिर्फ म्यू नॉट टाइम्स I. इसका मतलब दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड कर्व इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग और वी कैन से क्रॉसिंग थ्रू द लूप, हेंस द प्रूफ. तो अब हम विश्वास कर सकते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ जो कह रहा है वो ट्रू है. जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे ओवर द क्लोज्ड लूप तो उसकी वैल्यू हमेशा म्यू नॉट I के बराबर आएगी. ओके, नाउ वी कैन टेक द सेकंड. अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो यस कर दीजिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन जो है छोड़ सकता है. हाँ, नीतीश कुमार यू आर ऑल्सो राइट, एशिता यू आर ऑल्सो राइट. ओके, राधे, राधे है? राधे, I want to hear from you. Are you getting what we are discussing here? Ajay, very good. UV सिंह, UV सिंह कौन है? एक बार जरा नाम लिख के बता दीजिए. UV सिंह, हु इज दिस UV सिंह? राहुल, ओके, ठीक है भाई. राधे नहीं है, आई थिंक ही हैज़ डिस्कनेक्टेड ड्यू टू सम रीज़न. ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगर यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए हमारे पास अब लूप जो है, अगर कोई इरेगुलर, अब ये रेगुलर लूप जो है किसी भी शेप में हो सकती है. तो अगर हमारे पास कोई इरेगुलर लूप है, कोई भी एनी रैंडम शेप जिसके बारे में कोई लेंथ हम नहीं जानते, तो उस केस में भी हम चेक करेंगे कि वेदर द एम्पियर सर्किट लॉ व्हाट इज इट सेइंग इज ट्रू और नॉट. ठीक है, दिस इज द सेकंड केस. तो अगर इस केस में भी ट्रू है तो उसका मतलब फिर हमेशा हम इसको सीधे तौर पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हियर इट इज़ द करंट कैरिंग लूप
सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ कैरिंग सम करंट आई, अगेन इसको कैपिटल आई मान लीजिएगा आप यहाँ पे, जो हमने आगे कैलकुलेशन में यूज़ किया है। और ये कोई इसके अराउंड कोई रैंडम आर्बिट्रेरी शेप की लूप है। हम सिर्फ यहाँ पे ये इमेजिन करके चलेंगे कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। अगर लॉ की बारे में बात की जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वो तो सर्कुलर फॉर्म में होंगी, विच वी कैन फाइंड विद द राइट हैंड थंब रूल। लेकिन हर एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर ये डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, ये जो लूप है क्योंकि इरेगुलर है तो ये सिमेट्रिक नहीं है अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब इस लूप के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर है। तो इसमें से मान लेते हैं, उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। दिस लूप अगेन इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। तो मान लेते हैं कोई एक लूप है, सॉरी इस लूप का कोई एक एलिमेंट्री पोर्शन है। सबसे पहले DL1 मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे जब ड्रॉ करेंगे तो लिख सकते हैं DL1। और उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी है, B1, क्योंकि ये जो DL लेंथ एलिमेंट है इट इज़ एट ए डिस्टेंस R1। तो ये चीज़ें आप इनिशियली प्रिज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेंथ एलिमेंट है, आगे प्रोसीड करने के लिए ये लेंथ एलिमेंट ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो कि इसके प्लेन में से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मान लेते हैं कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, d θ1। ये d θ1 है, सही तरीके से इसको नहीं लिख पाए आप, इस चीज़ को d θ1 मान के चलिएगा। यानी कि फर्स्ट लेंथ एलिमेंट इट इज मेकिंग सम एंगल एट द करंट कैरिंग लूप विच इज d θ1। So this loop is lying at a distance R1 where the magnetic field is B1। तो यहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। सिर्फ ये बात है कि एक लेंथ एलिमेंट अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसका डिस्टेंस dr1 है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक होगी और वो एंगल बनाएगा d θ1। इसी तरह का एक और लेंथ एलिमेंट हम मान लीजिए यहाँ कंसीडर करते हैं, या मान लीजिए यहाँ कंसीडर किया गया है तो उसको dl2 नाम दे दिया। तो वहाँ पे क्योंकि इसका डिस्टेंस, अब जो लेंथ एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसको R2 मान सकते हैं। अगर ये लेंथ एलिमेंट DL2 है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी जिसको हम B2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट लेंथ एलिमेंट के लिए। याद रखिए मैं यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL1 के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लेंथ एलिमेंट DL1। So that's why I am not putting a circle here, क्योंकि सर्कल तो फिर क्लोज लूप रिप्रेजेंट करेगा, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तब हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले एक लूप के लिए है। ठीक है, नाउ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड DL बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, both are along the same direction. So the magnitude of this vector dot product of these vector quantities B1 vector plus DL1 vector, B1 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, DL1 यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है विच इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी अगेन। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री अगेन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से लिखेंगे, B1 DL1 cos θ1। ठीक है, cos θ1 मान लेते हैं यहाँ पे जो भी एंगल है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, तो cos यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो कितनी मिलती है, इट इज B1 DL1। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस के ऊपर लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू द सेम इक्वेशन। किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई μ0I/2πr। अब r जो यहाँ का डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू R1 हेयर फॉर फर्स्ट लेंथ एलिमेंट। सो दैट्स वाई वी आर सब्स्टिट्यूटेड R1 हेयर। अब ये 2πr1 यहाँ पे आप इसको कोई सर्कमफ्रेंस इमेजिन मत करिएगा, दिस इज नॉट सर्कमफ्रेंस, ये फार्मूला का पार्ट है। ठीक है, इनटू और DL1 यहाँ से कितना आ जाएगा DL1। अब आप इस DL1 को एक जो बड़ी लूप है उसका एक छोटा सा सेक्शन मान सकते हैं, आर्क मान सकते हैं, जो कि सेंटर के ऊपर कितना एंगल, सेंटर उस लूप की सेंटर मान लीजिए कहाँ पे है, ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर कितना एंगल बनाता है dθ1। तो वहाँ से हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं दैट दिस लेंथ एलिमेंट इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस आर्क मल्टीप्लाइड बाई द एंगल विच दिस आर्क इज मेकिंग एट द सेंटर। सो दिस DL1 ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने 9th 10th क्लास या उससे भी छोटी क्लास में किया होगा। सो इट इज़ लेंथ ऑफ द आर्क। ये लेंथ एलिमेंट क्या बन जाएगा, एक तरह से छोटी आर्क विच इज़ मेकिंग एन एंगल dθ एट द सेंटर
of the arc having radius r1. So it is r1 into d theta. तो ये तो हो गई वैल्यू, यहाँ से r1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो टर्म हमारे पास बचेगी वो हमने इस तरह से लिख दी. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन लगा भी दिया तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देर इज ओनली वन लेंथ एलिमेंट वी आर कंसिडरिंग, नॉट द टोटल लेंथ, राइट. तो यहाँ से सिंपली B1 DL1 वो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है जो फर्स्ट लेंथ एलिमेंट के लिए वो इसके बराबर रहेगा, R1 से R1 कैंसिल. सो बाकी टर्म जो बची हमने इस तरह से लिख दी. इसी तरह से सेकंड लेंथ एलिमेंट DL2 कंसीडर कर लिया, तो उसके लिए भी ठीक इसी तरह से प्रोसीड करेंगे. उसके लिए डिस्टेंस R2 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आर्बिट्रेरी लूप भी है, अगर आर्बिट्रेरी लूप भी है तो भी R1 या R जो भी डिस्टेंस है उसका वो यहाँ पे इन्वॉल्व कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. दैट इज द व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट अगर ये आर्बिट्रेरी लूप है या इरेगुलर लूप है तो भी एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड होगा. चलिए आगे प्रोसीड करके देखते हैं अगर ये आता है तो DL2 के लिए ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, B2 डॉट DL2 दिस इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा 2, जैसे यहाँ पे. इसी तरह से थर्ड लूप के लिए, फोर्थ लूप के लिए, जितने भी नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे बन जाएंगे. तो फिर टोटल लूप के ऊपर, टोटल जो लूप है उसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, विच वी कॉल एज द टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप. तो मैथमेटिकली इसको क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट DL इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो किसके बराबर होगी, हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक इस तरह के लेंथ एलिमेंट के ऊपर है, DL1 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, DL2 के ऊपर, DL3 के ऊपर और सभी के ऊपर. तो ये फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, क्योंकि सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ओवर द होल लूप ये इन सभी लूप से मिलकर बनेगी. तो जब इनकी वैल्यूज को हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई तो सभी में कॉमन है, तो ये बाहर ले लिया. और फर्स्ट टर्म में d थीटा 1 बचेगा तो हमने यहाँ लिख दिया, सेकंड टर्म में d थीटा 2 बचेगा तो यहाँ लिख दिया, उसी तरह से थर्ड टर्म में d थीटा 3 बचेगा, यहाँ लिख देंगे. इसी तरह से सभी टर्म्स के जो एंगल है बनाएंगे. अब जरा इस डायग्राम के ऊपर ध्यान से फोकस करिए. ये d थीटा 1 है, d थीटा 2, 3, 4, 5, 6 टोटल मिला के सभी लूप्स, सॉरी ये सभी लेंथ एलिमेंट जो हैं कुल मिलाकर कितना एंगल बना के देंगे, इट इज इक्वल टू 2 पाई. जब ये क्लोज हो जाएगा तो टोटल एंगल यहाँ से लेकर चल के सभी लेंथ एलिमेंट जो टोटल जुड़ के टोटल एंगल कितना बना के देंगे, इट इज 2 पाई. तो यहाँ पे ये सभी लेंथ एलिमेंट जो हैं जुड़ रहे हैं, सॉरी जो एंगल्स हैं जो सभी लेंथ एलिमेंट ने बनाए सभी जुड़ के कितना एंगल बना के देंगे, 2 पाई. 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, म्यू नॉट times the I, the current threading through the circuit. Again, we see that the line integral of magnetic field over a closed loop, it is always equal to mu naught times the current threading through that loop. Hence the proof for the second case of irregular shape. Okay, so that is all for now. I hope everyone has got this concept clear. Next time we will take some applications of this Ampere circuit law. बायो-सैवर्ट लॉ के बजाय एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करना कुछ सिचुएशन में बहुत इजी होता है. दैट इज व्हाई वी रिक्वायर द एम्पियर सर्किट लॉ, राइट. 1826 में सबसे पहले एम्पियर ने इस रूल को दिया था, लगभग 3 दशक यानी कि 30 ईयर्स आफ्टर द ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज अबाउट एम्पियर सर्किट लॉ. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू. अभी आप कनेक्टेड